हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर है। कंफर्म कर दो यार एक बार। ओके भाई। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड होगा। मैंने आपको कल बताया भी था कि आज हम मेनली डिस्कस करेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस को, ब्रेविस लैटिस वगैरह ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल चलेगा आज का लेक्चर ना। और आज रात को 9 बजे भी क्लास है, मैंने आपको बताया भी था। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। 9 बजे भी क्लास है। तो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस की। सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑपरेशंस जिनको कि यदि यदि किसी लेटिस के ऊपर परफॉर्म किया जाए, जिनको यदि किसी क्रिस्टल के ऊपर परफॉर्म किया जाए और क्रिस्टल उस ऑपरेशन के बाद भी अनचेंज रहे। मेरा कहने का मतलब है, मान लो मेरे पास कोई क्रिस्टल ऐसा है, कोई क्रिस्टल ऐसा है और इस क्रिस्टल पर मैंने कोई सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया, और सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी ये सेम टू सेम ऐसा ही बना हुआ है। सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी ये सेम टू सेम ऐसा ही बना हुआ है। तो ऐसे जो ऑपरेशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन ऑपरेशंस को हम कहते हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन अ क्रिस्टल, जिसको जब क्रिस्टल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है तो क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट। तो क्रिस्टल की जो साइज और शेप है वो इनवेरिएंट रहती है। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम सिमेट्री ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन which when perform, which when perform on a crystal, it remains, it remains invariant, it remains invariant। ये इनवेरी रहता है तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन को हम फर्दर डिस्कस करें तो उसके पहले एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन के लिए जिस ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल को लिया जाता है उसको बोलते हैं मोटिव। ठीक है। द ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इन सिमेट्री ऑपरेशन, इन सिमेट्री ऑपरेशंस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड मोटिव। इनको क्या नाम दिया जाता है? मोटिव ना। और मोटिव जो है उसको, जो मैथ का डिजिट है 7, उससे शो किया जाता है। एंड इट इज शोन बाय, इट इज शोन बाय 7। ऐसे शो किया जाता है, ये डंडा वाला ये नहीं लगेगा, इसको ऐसे शो किया जाता है 7 की तरह, 7। ठीक है। इस तरह से अगर ये बना हुआ है तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मोटिव, मोटिव की बात कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है मोटिव। अब जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं? तो जनरली हमारे पास जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं उनमें एक ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑपरेशन। ट्रांसलेशन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन जो होता है उसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल। तीसरा जो ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज। एक ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, और एक ऑपरेशन होता है हम उसको बोलते हैं स्क्रू ऑपरेशन। क्लियर है यहां तक?
यहां तक क्लियर है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑपरेशन की। ट्रांसलेशन ऑपरेशन, तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन का मतलब मेरे पास अगर मोटिफ ऐसे लिखा हुआ है ऐसे ये, तो ट्रांसलेशन का मतलब एक लीनियर डायरेक्शन में, एक लीनियर डायरेक्शन में इस तरह से बढ़ा देना। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन, टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन वेक्टर। तो इस तरह से ये मोटिफ बनते जा रहे हैं, देखो ये मोटिफ इस तरह से बनते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इनमें किसी में कोई भी चेंज नहीं है, ये सारे सेम साइज के हैं, सेम साइज और सेम शेप के हैं। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, यदि कोई हमारे पास मोटिफ था जिसकी लोकेशन थी आर, उसको मैंने ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाया और उसको मैं आर प्राइम पर ले जाना चाहता हूं, तो आर प्राइम बराबर किसके होगा, आर वेक्टर प्लस टी, और जो मोटिफ है उसकी शेप और साइज जो पहले थी वही बाद में रहेगी। तो ऐसा ऑपरेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन ऑपरेशन। ट्रांसलेशन ऑपरेशन जो है वो लीनियर ऑपरेशन होता है, यानी कि केवल और केवल लीनियर डायरेक्शन में लगता है। इसको आप इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो, इसमें आप मोटिफ को इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मेन पॉइंट्स क्या है, इसके लिए मेन पॉइंट्स है, सबसे पहला तो ये कौन सा है, लीनियर ऑपरेशन है, लीनियर ऑपरेशन। दूसरा मेन पॉइंट क्या है इसमें, इसमें दूसरा मेन पॉइंट है जो ट्रांसलेशन है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट किया जा सकता है ना, कैन रिपीट इनफाइनाइट टाइम्स, कैन रिपीट इनफाइनाइट टाइम्स, इसको इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट किया जा सकता है। तीसरी चीज क्या है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इस ऑपरेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब किस में चेंज नहीं आएगा, मोटिफ की जो डायरेक्शन है, मोटिफ की जो शेप साइज है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? इसमें ये स्पेशली ध्यान रखना है, इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो सकता है, बाकी जितने भी ऑपरेशन होंगे वो फाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होते हैं, जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। दूसरा ऑपरेशन आता है रोटेशनल ऑपरेशन। दूसरा जो ऑपरेशन है वो है रोटेशनल ऑपरेशन। रोटेशनल ऑपरेशन में क्या होगा कि जो मोटिफ है, मतलब जो 7 बना हुआ था, उस 7 को आपने एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया। अगर मैं 7 बनाता हूं तो ये बना हुआ है 7, ये ऐसे चल रहा है। और यहां से लेट सपोज ये कोई एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है ये, और ये एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये एंगल है फाई। रोटेशनल ऑपरेशन का मतलब क्या है, यदि मोटिफ जो है उसको किसी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कराया जाए कि रोटेशन के बाद भी जो क्रिस्टल है वो इनवेरिएंट रहे, तो ऐसा जो ऑपरेशन है उसको रोटेशनल ऑपरेशन कहते हैं। रोटेशनल ऑपरेशन में जो मोटिफ है उसको रोटेट फाइनाइट टाइम्स तक ही कराया जा सकता है। यहां पर क्या था कि जो लीनियर ऑपरेशन था और रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम्स तक हो सकता था, यहां पर क्या होगा, जो रोटेशन है वो फाइनाइट टाइम्स तक होगा, है ना। तो रोटेशन इज पॉसिबल अप टू फाइनाइट टाइम्स, रोटेशन इज पॉसिबल अप टू फाइनाइट टाइम्स। वहां पर क्या था, इनफाइनाइट टाइम्स था, यहां पर क्या होगा, फाइनाइट टाइम्स होगा। अब यहां पर ये जो रोटेशन का एंगल है ये इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, किसका, ये इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि अगर ये एंगल को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो n फाई किसके इक्वल होगा, 2 पाई के। n का मतलब क्या है, n का मतलब है n फोल्ड रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो उस एक्सिस के लिए बोला जा रहा है n फोल्ड। तो n जो है n फोल्ड,
एन को बोलेंगे हम, एन स्टैंड्स फॉर एन फोल्ड रोटेशन, एन फोल्ड रोटेशन। ठीक है, तो यहां से जो एन की वैल्यू आएगी, फाई की वैल्यू आएगी, वो फाई की वैल्यू होगी 2 पाई ओवर एन। फाई की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई ओवर एन। एन की जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है? 1 2 3 4 6। मैंने यहां पर जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 1 2 4 6। 5 इज मिसिंग, यहां पर मैंने 5 नहीं लिखा है, 5 इज मिसिंग। तो रोटेशन जो है, देखो 1 फोल्ड, 1 लिखा है एन का मतलब, तो एन का मतलब 1 है, इसका मतलब है 1 फोल्ड, इसका मतलब है 1 फोल्ड, यानी कि एक बार रोटेशन। 2 लिखा है, इसका मतलब है 2 फोल्ड, 2 फोल्ड सिमेट्री। 3 लिखा है, 3 का मतलब है 3 फोल्ड। 6 लिखा है, 6 का मतलब है 6 फोल्ड। इसी तरह से 4 लिखा है, 4 का मतलब है 4 फोल्ड। पर 5 फोल्ड सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब ये क्यों नहीं है, इसके लिए पूरा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, उसमें हम जाएंगे नहीं, वो हमारे काम का भी नहीं है। तो 5 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री जो है वो पॉसिबल नहीं है। कौन कौन सी पॉसिबल है? 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, 6 फोल्ड। 5 फोल्ड जो सिमेट्री है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो दो दो चीजें हैं रोटेशनल ऑपरेशन के अंदर। रोटेशनल ऑपरेशन के अंदर दो मेन चीज कौन सी है? एक तो ये फाइनाइट टाइम्स तक होगा, और इसमें 5 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, और ये फाइनाइट टाइम्स तक होगा। ठीक है, दो ऑपरेशन हो गए, एक हो गया ट्रांसलेशन, एक हो गया रोटेशन। तीसरा आएगा इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, और या इसको क्या नाम देते हैं? मिरर सिस्टम, सॉरी, मिरर सिस्टम। रिफ्लेक्शन और मिरर सिस्टम, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, तो मिरर के सामने खड़े जाओगे तो आपको आपकी ही इमेज दिखाई देगी। तो ठीक इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, अगर मैंने यहां पर 7 रख दिया ऐसे, ये 7 है यानी कि मोटिव, और सामने लगा दिया मिरर, तो यहां से कैसी इमेज बनेगी? ये इस तरह की इमेज बन जाएगी। तो साइज और शेप में तो ये सेम है, पर ये इसका कैरेक्टर चेंज हो गया। कैरेक्टर चेंज होने का मतलब है कि ये बनना चाहिए था ऐसा, ऐसा नहीं बना, ये इसके जस्ट रिवर्स होके बनाए। तो यहां पर इसका कैरेक्टर चेंज हो गया। कैरेक्टर कैसे चेंज हो गया? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो ये कैरेक्टर चेंज हुआ है लेफ्ट टू राइट यहां पर। तो रिफ्लेक्शन या मिरर सिस्टम में क्या होगा कि जो मोटिव है वो इनवेरिएंट रहेगा, परंतु उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। जबकि हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन में देखा कि उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, मतलब वो ऐसा था तो वो ऐसा ही है, वो आगे भी ऐसा ही था, परंतु रिफ्लेक्शन या मिरर सिस्टम में उसका कैरेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन या मिरर सिस्टम में क्या होगा? कैरेक्टर ऑफ मोटिव, कैरेक्टर ऑफ मोटिव चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, which is not happened in translation and rotational symmetry। ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन में ये नहीं होता, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है? उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्शन ऑपरेशन में उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, ये इसमें ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, विच वन ऑफ द सिमेट्री ऑपरेशन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशन द कैरेक्टर ऑफ मोटिव चेंज, किस सिमेट्री ऑपरेशन में मोटिव का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। क्लियर है यहां तक? तो ये 3 ऑपरेशन हो गए। फर्स्ट हो गया हमारे पास ट्रांसलेशन, सेकंड हो गया हमारे पास रोटेशनल, थर्ड हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन और मिरर सिस्टम, फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ होगा हमारे पास इन्वर्जन।
इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। जितने भी अभी तक हमने ऑपरेशन पढ़े हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है, चाहे वो रोटेशनल ऑपरेशन है, चाहे वो रिफ्लेक्शन ऑपरेशन है ना, और चौथा हम ये पढ़ रहे हैं, तो इन चारों में से जो इन्वर्जन ऑपरेशन है वो एप्लीकेबल होता है 3 डायमेंशन पर, है ना। दिस ऑपरेशन इज एप्लीकेबल ऑन 3 डायमेंशनल लैटिस। तो दिस पॉइंट ऑपरेशन is applicable to 3-dimensional lattice, is applicable to 3-dimensional lattice only। ये केवल और केवल 3-dimensional lattice पर लगेगा। इसके पहले वाले जो ऑपरेशंस थे वो 2 डायमेंशन पे लग रहे थे, ये केवल और केवल किसके लिए लगेगा? 3D के लिए, है ना। ये केवल और केवल किसके लिए लगेगा? 3D के लिए। अब इसमें होगा क्या? होगा ऐसे, जैसे कि हमारे पास कोई लैटिस ऐसे बना हुआ है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई लैटिस इस तरह से है, और ये बना हुआ है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा कर देना, उसके ऑपोजिट साइड में बना देना, दैट इज नोन एज इन्वर्जन। ऑपोजिट साइड में बना देना उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इसके ऑपोजिट साइड में, यानी कि बिल्कुल उल्टा बना दो, तो इसको ऐसे ले जाओ, तो एक्चुअल लैटिस ये था, ये जो दिख रहा है आपको, इसकी जस्ट ऑपोजिट इमेज यहां पर बन गई, तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन। यानी कि यहां से अगर ये आर वेक्टर था, अगर यहां से ये आर वेक्टर था, तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर माइनस वेक्टर या माइनस आर वेक्टर। तो इन्वर्जन ऑपरेशन का मतलब क्या है? आर वेक्टर को हम चेंज कर रहे हैं माइनस आर वेक्टर में, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्जन ऑपरेशन। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को हम क्या नाम देते हैं? इन्वर्जन ऑपरेशन। क्लियर है? तो ये भी मोटिफ का कैरेक्टर चेंज कर रहा है। किधर से किधर चेंज हो रहा है? यहां पर चेंज हो रहा है राइट टू लेफ्ट। तो इन दिस ऑपरेशन कैरेक्टर ऑफ मोटिफ चेंजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो ये वाला ऑपरेशन था रिफ्लेक्शन, भाई लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट टू राइट। और राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है? ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट टू लेफ्ट। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इन विच ऑपरेशन द कैरेक्टर ऑफ मोटिव चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट कौन सा हो गया? रिफ्लेक्शन या मिरर सिस्टम। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैरेक्टर ऑफ मोटिव चेंजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो वो कौन सा हो जाएगा? इन्वर्जन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशन ओनली। तो 3 डायमेंशन के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा? केवल और केवल इन्वर्जन, है ना। जबकि ये जितने भी हमने पढ़े हैं पहले वाले, ये 2 डायमेंशन में भी एप्लीकेबल है। फिर हमसे ये पूछा जाएगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस द कैरेक्टर ऑफ मोटिव डज नॉट चेंज। ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जिसमें कैरेक्टर ऑफ मोटिव चेंज नहीं होता? तो वो कौन कौन से हो गए? वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन और रोटेशनल ऑपरेशन है, उसमें कैरेक्टर जो है मोटिव का वो चेंज नहीं हो रहा। फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसको इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट किया जा सकता है? तो वो कौन सा होगा? इन ट्रांसलेशन ऑपरेशन। इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको फाइनाइट टाइम तक रिपीट किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि इन रोटेशनल ऑपरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोटेशनल एक्सिस इज नॉट पॉसिबल। तो 5 फोल्ड सिमेट्री वहां पर पॉसिबल नहीं है। 1 फोल्ड पॉसिबल है, 2 फोल्ड पॉसिबल है, 3 फोल्ड पॉसिबल है, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड, ये सारे पॉसिबल है। 5 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहां तक? फिर एक बनता है स्क्रू ऑपरेशन या स्क्रू एक्सिस। 5th ऑपरेशन जो बनता है उसको हम बोलते हैं स्क्रू ऑपरेशन या स्क्रू एक्सिस। ये एग्जैक्टली
इनमें काउंट नहीं होता। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कुल कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, पर ये 5वां जो ऑपरेशन है ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है किसका? ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन का ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन का और स्क्रू मोशन का। मोशन है तो उनका एक कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली 4 ऑपरेशन ही होते हैं, ये वाला कंबाइंड ऑपरेशन है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ट्रांसलेशन और स्क्रू मोशन का एक कॉम्बिनेशन है। तो स्क्रू एक्सेस का मतलब वो एक्सेस जिसके अबाउट ट्रांसलेशन भी चल रहा है और जिसके अबाउट स्क्रू मोशन। जिस तरह से हम बोल्ट को कसते हैं, जिस तरह से हम जो हमारे पास पेच होते हैं, पेच उनको हम टाइट करते हैं, नेट बोल्ट वाला सिस्टम, तो वो ट्रांसलेशन ऑपरेशन भी हो रहा है, वो एक डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा है और वो साथ में घूम भी रहा है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उस एक्सेस को हम क्या नाम देते हैं? स्क्रू एक्सेस। ठीक है, तो उस ऑपरेशन को हम क्या नाम देते हैं? स्क्रू ऑपरेशन। एग्जैक्टली ये मेनली अगर बात की जाए तो 4 ही ऑपरेशन होते हैं, परंतु इसको पढ़ने में आ जाता है। पर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने तरह के ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें आप 4 ही ऑपरेशन लगा के आना। ठीक है, कितने ऑपरेशन लगा के आओगे? 4। और ये जो ऑपरेशन है, चारों ऑपरेशन के ग्रुप को हम नाम देते हैं पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, ये जो 4 ऑपरेशन लिखे मैंने, कौन कौन से? ट्रांसलेशन ऑपरेशन, रोटेशनल ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन और इन्वर्जन ऑपरेशन। तो इनका ग्रुप है या रिमेनिंग ऑपरेशन और देयर ग्रुप्स मैं लिख देता हूं यहां पर। पॉइंट ऑपरेशन, पॉइंट ऑपरेशन, पॉइंट ऑपरेशंस। पॉइंट ऑपरेशंस का मतलब क्या है? हमने 4 ऑपरेशन लिखे। एक ऑपरेशन लिखा मैंने ट्रांसलेशन, रोटेशन, थर्ड लिखा मैंने रिफ्लेक्शन, और एक है इन्वर्जन। तो ये जो ऑपरेशन है ट्रांसलेशन ऑपरेशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लेटिस ओनली, है ना? इट इज एप्लीकेबल फॉर लेटिस ओनली। ये केवल और केवल लेटिस पे लगेगा। अदर 3 ऑपरेशंस, ये रिमेनिंग जो 3 ऑपरेशंस है और इनके जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दीज ऑपरेशंस और देयर कॉम्बिनेशन these operations or their combinations collectively known as point symmetry operation। पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन मतलब, इस बात का मतलब समझो आप। इस बात का मतलब यह है कि टोटल हमारे पास 4 ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन है ट्रांसलेशन, एक है रोटेशन, एक है रिफ्लेक्शन, एक है इन्वर्जन। इसमें से ट्रांसलेशन ऑपरेशन केवल एप्लीकेबल है लेटिस के लिए। बाकी के जो 3 बच गए मतलब रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन, या तो ये अलग अलग या इनका ग्रुप, इनको कंबाइंडली नाम दिया जाता है पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस। क्लियर यहां तक? क्लियर? अब 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले एक चीज आती है पॉइंट ग्रुप।
पॉइंट ग्रुप का मतलब क्या होता है, यहां मैंने लिखा है पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। एक चीज होती है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रुप है 4 टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, ये 4 सिमेट्री ऑपरेशन है हमारे पास, 1 2 3 4। इन चारों सिमेट्री ऑपरेशंस का जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं पॉइंट ग्रुप। ठीक है, द ग्रुप ऑफ 4 टाइप सिमेट्री ऑपरेशंस, ग्रुप ऑफ 4 टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन is known as पॉइंट ग्रुप। इसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट ग्रुप। एक होता है हमारे पास स्पेस ग्रुप, एक होता है हमारे पास स्पेस ग्रुप, स्पेस ग्रुप, और एक चीज है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप क्या है कि ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस है इनका जो ग्रुप है इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ग्रुप। सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है, जितने भी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम नाम देते हैं स्पेस ग्रुप। ठीक है, द ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स, द ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स आर नोन एज स्पेस ग्रुप। क्लियर, एक है पॉइंट ग्रुप, एक है स्पेस ग्रुप, एक है पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। ये सब अलग अलग है एक दूसरे से, कंफ्यूजिंग करने नाम जो इनके ऐसे हैं कि इनको इनसे कंफ्यूजन हो सकता है, पर ये सब चीजें एक दूसरे से अलग अलग है। क्लियर है यहां तक? फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन in 2 dimension there are 10 point groups. In 2 dimension there are 10 point groups, 10 point groups। 2 dimension के अंदर 10 point groups होते हैं और उनके नाम है बकायदा। क्या क्या नाम है उनके, नेम्ड एज इनके क्या क्या नाम है, एक का नाम है 1 मीटर 1 m, फिर दूसरे का नाम है 2 mm, फिर तीसरे का नाम है 3, और 3 के बाद है 3m, फिर है 4 के बाद है 4mm, फिर है 6, और 6 के बाद है 6mm। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नाम है, ये ग्रुप्स के नाम है। मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट ग्रुप का मतलब है ये जितने चारों ऑपरेशंस हैं, इन चारों ऑपरेशंस का जो ग्रुप होगा उसको नाम दिया जाएगा पॉइंट ग्रुप। ये जो 3 ऑपरेशन है, इन 3 ऑपरेशन का जो ग्रुप होगा उसको नाम दिया जाएगा पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। इन 3 ऑपरेशन का ग्रुप या कॉम्बिनेशन जो है उसको नाम दिया जाएगा पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन। चारों का जो ग्रुप बनेगा उसको नाम दिया जाएगा पॉइंट ग्रुप। इसके अलावा कोई सिमेट्री एलिमेंट है, ऑपरेशन नहीं बोल रहा, एलिमेंट है, जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उन सबका जो ग्रुप बनेगा उसको नाम दिया जाएगा स्पेस ग्रुप। उनका सबका जो ग्रुप बनेगा उसको नाम दिया जाएगा स्पेस ग्रुप। फिर जो 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कुल मिला के 10 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं, 10 पॉइंट ग्रुप्स। ये 10 पॉइंट ग्रुप्स के नाम हैं, क्या क्या नाम है, ये नाम लिखे हुए हैं 1 m, 2 mm, 3 m, 4 mm, 6 और 6 mm। क्लियर है यहां तक?
फिर इसके बाद अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो इन 3 डायमेंशन के अंदर देर आर 32 पॉइंट ग्रुप्स, देयर आर 32 पॉइंट ग्रुप्स। 3 डायमेंशन के अंदर टोटल पॉइंट ग्रुप्स कितने होते हैं? 32। इन 3 डायमेंशन देर आर 32 पॉइंट ग्रुप्स। ये तो बात हो गई किसकी? पॉइंट ग्रुप्स की। फिर अगर मैं बात करूं स्पेस ग्रुप की तो इन 2 डायमेंशन, इन 2D देर आर 17 स्पेस ग्रुप्स, देर आर 17 स्पेस ग्रुप्स। in 3 dimension, in 3D there are 230 space groups। अगर 2 डायमेंशन की बात हो तो यहां पर 17 स्पेस ग्रुप है, और अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो यहां पर 230 स्पेस ग्रुप है। जबकि पॉइंट ग्रुप्स की बात करें तो 2 डायमेंशन में पॉइंट ग्रुप्स है 10 और 3 डायमेंशन में पॉइंट ग्रुप्स है 32। क्लियर है यहां तक? फिर आता है ब्रावेस लैटिस। ब्रावेस लैटिस ब्रावेस लैटिस का मतलब क्या होता है? ब्रावेस लैटिस होता है द पॉइंट ग्रुप्स which form the basis to construct different type of lattice। The point groups which form the basis to construct different type of lattice is known as Bravais lattice। The point groups which form the basis to construct different type of lattice is known as Bravais lattice। इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन में 10 पॉइंट ग्रुप है, तो इस 10 में से वो ग्रुप्स जो कि एक लैटिस, अलग अलग तरह के लैटिस बनाने के काम आएंगे, उनको हम नाम देंगे ब्रेविस लैटिस। इसी तरह से 3 डायमेंशन में 32 पॉइंट ग्रुप है। अब सारे के सारे तो काम आने नहीं है, उनमें से जो हमारे काम आएंगे जो कि एक अलग अलग तरह के लैटिस बना रहे होंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे? ब्रेविस लैटिस। तो अलग अलग तरह के लैटिस बनाने के लिए जिन पॉइंट ग्रुप्स का यूज किया जाता है उनको नाम दिया जाता है ब्रेविस लैटिस। क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में केवल हमारे पास 5 तरह के लैटिस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर जो ट्रांसलेशन वेक्टर है या जो लैटिस कांस्टेंट है उनके बेस पर। लैटिस कांस्टेंट मतलब ए और बी की रिलेटिव पोजीशन के बेस पर हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर 5 ब्रेविस लैटिस होते हैं। तो इन द केस ऑफ 2 डायमेंशन, case of 2 dimension we have 5 type of Bravais lattice, 5 types of Bravais lattice। Bravais की स्पेलिंग, हाँ, Bravais lattice depending on
डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड फाई मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, कौन कौन से होंगे 5, मैं वो लिख देता हूं। कौन कौन से 5 होंगे? एक को यहां लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, यहां लिख दिया मैंने लैटिस, यहां लिख दिया मैंने कन्वेंशनल यूनिट सेल, यानी कि इनसे कौन सी यूनिट सेल बनेगी? कन्वेंशनल यूनिट सेल। और क्रिस्टल एक्सिस, इसके कौन कौन से क्रिस्टल एक्सिस होंगे? ठीक है, सीरियल नंबर फर्स्ट, ये जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में आप भी लिखो, 5 याद करने हैं तुम्हें तो। 1 2 3 4 5। पहला मैं लिख रहा हूं ओब्लिक, और मैं इनके सामने इनकी शेप भी बनाऊंगा अभी। दूसरा मैं लिख रहा हूं स्क्वायर। तीसरा मैं लिखूंगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। चौथा मैं लिखूंगा प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। और फिफ्थ मैं लिखूंगा सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑब्लिक की, तो ऑब्लिक का मतलब है कि अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा, नहीं होगा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये है ऑब्लिक। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री, तो वो स्क्वायर है। फिर तीसरा आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री, तो ये आता है हेक्सागोनल। फिर आता है हमारे पास प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर का मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ए और बी इक्वल नहीं होंगे। स्क्वायर के केस में ए और बी इक्वल होंगे, प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर के केस में ए और बी इक्वल नहीं होंगे। जितने भी लेटेस्ट पॉइंट होंगे वो कॉर्नर्स पर ही होंगे, जितने भी लेटेस्ट पॉइंट होंगे वो कॉर्नर्स पर ही होंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। फिर सेंटर्ड रेक्टेंगुलर का मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, ए और बी, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। और साथ ही साथ एक और यहां पर पॉइंट होगा जो कि इन बिटवीन होगा, यानी कि जो नॉन प्रिमिटिव, ये तो हो गया प्रिमिटिव, तो ये हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव। तो इस तरह का होगा, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। इससे जो हमारे पास कन्वेंशनल यूनिट सेल बनेगी वो बनेगी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इससे जो हमारे पास यूनिट सेल बनेगी वो बनेगी स्क्वायर। इससे जो हमारे पास बनेगी यूनिट सेल वो बनेगी 60 डिग्री रोम्बस, 60 डिग्री रोम्बस। यहां से हमारे पास जो प्रिमिटिव सेल बनेगी वो बनेगी रेक्टेंगल। यहां से भी हमारे पास जो प्रिमिटिव सेल बनेगी वो बनेगी रेक्टेंगल, पर दोनों में डिफरेंस होगा। ये वाली होगी ऐसी, और ये वाली जो होगी रेक्टेंगल वो इस तरह की होगी। ये वाली रेक्टेंगल ऐसी है जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पर लेटेस्ट पॉइंट है, और ये वाली जो है इसमें कॉर्नर के अलावा एक कहां पर और है? बीच में भी है, सेंटर में भी है। तो ये नॉन प्रिमिटिव हो गया, ये प्रिमिटिव हो गया। यहां पर जब मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं ऑब्लिक, तो इस केस में a इज नॉट इक्वल्स टू b, जो साफ साफ दिख रहा है, और फाई की वैल्यू भी 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। दूसरा केस है स्क्वायर वाला, a और b इक्वल है और फाई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। तीसरा केस हेक्सागोनल का, इसमें a और b इक्वल है और फाई की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री है। प्रिमिटिव रेक्टेंगल के केस में a इज नॉट इक्वल टू b, पर फाई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर में a इज नॉट इक्वल टू b, पर फाई की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो ये 5 तरह के हमारे पास लेटिस होते हैं इसके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर। तो 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास लेटिस जो होंगे वो कितने तरह के होंगे? कुल 5 टाइप्स के लेटिस होंगे। क्लियर है यहां तक? ये याद करने पड़ेंगे तुम्हें।
क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई 2 डायमेंशन की बात। अब मैं बात करूंगा 3 डायमेंशन की। तो ये तो कौन से थे 2 डायमेंशन में? 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो इन द केस ऑफ 3 डायमेंशन, in the case of 3 dimension, there are 14 Bravais lattice. There are 14 Bravais lattice। 14 में से वन जनरल एंड 13 स्पेशल टाइप। 1 जनरल एंड 13 स्पेशल टाइप। ये ध्यान रखने भाई, नंबर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वहां पर कितने थे 5, यहां पर कितने 14। इसमें से एक जनरल है और 13 स्पेशल टाइप के। अब ये कौन सी टेबल है जो तुम लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ी हुई है, वो टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4। मैं इसको अलग अलग पेज पे बना दूं क्या? नहीं, यही बना देता हूं। नहीं, अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बना रहा हूं कौन सा, मैं बना रहा हूं क्लास ऑफ क्रिस्टल। क्लास ऑफ क्रिस्टल और टाइप एंड नंबर ऑफ लैटिस, एंगल बिटवीन एक्सिस और लेंथ ऑफ प्रिमिटिव। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जो लैटिस में बना रहा हूं, पहला लैटिस जिसका नाम होगा क्यूबिक। पहला लैटिस में बना रहा हूं क्यूबिक। क्यूबिक में तुम्हारे पास 3 तरह के लैटिस बनेंगे। 3 तरह के कौन कौन से? एक होगा सिंपल क्यूबिक, एक बनेगा सिंपल क्यूबिक, तो ये हो गया SC। और ये कौन सा होगा? प्रिमिटिव होगा। एक बनेगा BCC, एक बनेगा BCC। तो BCC में कहां पर आ गया? एक बीच में सेंटर में आ गया, तो ये हो गया BCC। और एक बनेगा FCC। FCC में कैसे बनेगा? ये इस तरह से बन गया, तो ये हो गया FCC। तो मैं कह रहा हूं कुल 14 है। 14 में से 3 तो यही कवर हो गए। क्यूबिक के कुल कितने नंबर ऑफ लैटिस है? 3 है। क्यूबिक क्रिस्टल के कुल कितने नंबर ऑफ लैटिस बन रहे हैं? 3 ना। कुल कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो 14 में से 3 गए तो कितने बचे? 11। तो 3 तो यही कवर हो गए। और वो 3 का नाम क्या है? क्यूबिक नाम है। उन 3 का नाम क्या है? क्यूबिक। इनके बीच का जो एंगल होगा, अल्फा बीटा और गामा, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। और प्रिमिटिव एक्सेस जो होंगे A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, तो प्रिमिटिव की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ प्रिमिटिव्स, वो होगी सेम, A बराबर B बराबर C, क्योंकि क्या है? क्यूब है। तो क्यूबिक क्रिस्टल के कुल 3 टाइप के लैटिस बन गए। टोटल कितने बनने हैं? 14। 14 में से कितने निकल गए? 3। तो अब कितने बनने हैं? 11। तो ये तीनों को मिलाकर क्या नाम दे दिया? क्यूबिक। क्या नाम दे दिया? क्यूबिक। इस क्यूबिक के लिए जो इनके एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा, वो 90 डिग्री होंगे हमेशा। A B और C तीनों के लिए क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है यहां तक बात? फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ट्राइगोनल, टेट्रागोनल सॉरी। सेकंड नंबर पे हम बनाते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जो है वो 2 बनाएगा। एक बनाएगा सिंपल क्यूबिक,
ये तो बना सिंपल क्यूबिक SC, और एक बनाएगा बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल में दो तरह के बनेंगे, एक बनेगा बॉडी सेंटर्ड और एक बनेगा सिंपल। तो ये बन गया बॉडी सेंटर्ड, तो एक हो गया बॉडी सेंटर्ड और एक हो गया सिंपल। तो 3 वहां बन गए थे, 2 यहां बन गए, टोटल कितने हो गए 5, बचे कितने 9। यहां पर जो एंगल होंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये होंगे 90 डिग्री, और यहां पर A इक्वल्स टू बी होगा, पर C इनके इक्वल नहीं होगा। मतलब अगर ये डायरेक्शन है A, ये डायरेक्शन है B और ये है C, तो साफ साफ दिख रहा है कि A और B इक्वल है पर C इनके इक्वल नहीं है। क्लियर? तो यहां 2 बन गए, तो टोटल कितने बन गए 5। 3 तो आ गए क्यूबिक से और 2 आ गए टेट्रागोनल से। फिर आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल से केवल एक बनेगा, वो बनेगा सिंपल टाइप का। कैसे बनेगा वो मैं बता देता हूं। ये बना, फिर ये गया, ये बना। तो हेक्सागोनल में कैसे बनेगा देखो, ये साइड हो गई A, ये साइड हो गई B और ये साइड हो गई C। तो साफ साफ दिख रहा है कि A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। तो A और B आपस में इक्वल है पर C इनके इक्वल नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा बात कर ले एंगल की। तो एंगल की बात करें तो एंगल कैसे बनेंगे, अल्फा और बीटा बराबर होंगे। ये एंगल जो होगा, ये एंगल, ये अल्फा है, ये एंगल जो होगा ये होगा बीटा, परंतु ये जो एंगल होगा ये वाला, ये है गामा। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये होगा 90 डिग्री, पर जो गामा वाला एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। ठीक है, गामा वाला जो एंगल होगा वो 120 डिग्री और अल्फा और जो बीटा है वो 90 डिग्री होंगे। तो यहां पर केवल एक ही बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, सिंपल। और यहां पर कितने बने थे, 3। एक बना था सिंपल, एक बना था BCC, एक बना था FCC, 3। और यहां पर बने कितने, 2, एक सिंपल और एक BCC। 3 और 2 5, और एक यहां पर बन गया हेक्सागोनल में, कितने हो गए 6। टोटल कितने हैं 14। तो अब 8 और बचे हैं। क्लियर है यहां तक? फोर्थ नंबर पे आता है ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। फोर्थ नंबर पे आता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, तो यहां पर भी एक ही बनेगा ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल में। और इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगी, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है 90 डिग्री नहीं होगी, ABC तीनों के बराबर होंगे। यहां पर क्या था, A और B इक्वल्स था, C इनके इक्वल नहीं था, तो ये जो शेप है वो कुछ ऐसे बनेगी। ये शेप बन गई, तो ये जो शेप है ये कहलाएगी ट्राइगोनल। इस ट्राइगोनल शेप में या रोम्बोहेड्रल में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कहलाएगा अल्फा। ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कहलाएगा गामा।
और ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको कहेंगे हम बीटा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये तीनों ही इक्वल होंगे, पर ये तीनों 90 डिग्री नहीं होंगे, और ना ही तीनों में से किसी की भी वैल्यू 120 डिग्री से ज़्यादा होगी। तीनों की वैल्यू 90 डिग्री भी नहीं होगी और 120 डिग्री से हमेशा कम होंगे ना। ऑल थ्री अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री बट ऑलवेज लेस देन 120 डिग्री। इनकी वैल्यू 90 डिग्री से भी कम, 90 डिग्री नहीं होगी, पर 120 डिग्री से हमेशा क्या होंगी, कम होंगी। यानी कि अल्फा भी 120 डिग्री से कम होगा, बीटा भी 120 डिग्री से कम होगा, और गामा भी 120 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। इनकी जो साइड्स हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होंगी, ए बी बराबर सी। अगर ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी और सी हमेशा आपस में इक्वल होंगे। यहां पर भी केवल ए की शेप बनेगी। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3, और ये कितने हो गए 2 5, एक हो गया 6 और एक हो गया 7। अब तुम्हारे पास कितने बचे 7, 14 में से कितने बचे 7। अब नेक्स्ट पे हम बात कर ले, उसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, RHOMBIC, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में बनेगी 4 शेप, कुल मिले 4 शेप बनेगी ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। यहां पर एक शेप और आएगी जिसको कहते हैं बेस सेंटर्ड। तो एक तो बनेगा सिंपल क्यूब से, एक तो बना सिंपल क्यूब, एक बनेगा बेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर नहीं बोल रहा मैं, बेस सेंटर बोल रहा हूं, बेस सेंटर। तो बेस सेंटर का मतलब है यहां पर, ये है बेस सेंटर्ड। एक बनेगा बॉडी सेंटर्ड, ये है बॉडी सेंटर्ड। और एक बनेगा फेस सेंटर्ड। तो ये हो गया कौन सा, फेस सेंटर्ड। तो ऑर्थोरोम्बिक में कुल मिलाकर कितने बन गए 4, तो टोटल कितने हो गए 7 और 4 11, बचे कितने 3, है ना, 3 बच गए। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ए और बी बराबर होंगे और सी भी बराबर नहीं होगा। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। ए बी सी तीनों यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, जबकि जो हमने ट्राइगोनल देखा था उसमें ए बी बराबर थे पर सी बराबर, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या था, ए और बी इक्वल थे पर सी इनके इक्वल नहीं था। ये कुछ कुछ टेट्रागोनल जैसा ही बना है ऑर्थोरोम्बिक भी, पर टेट्रागोनल में क्या था, ए और बी इक्वल था और सी उनके इक्वल नहीं था। यहां पर क्या है कि ए और बी भी इक्वल नहीं है और सी तो पहले ही दिख रहा है साफ साफ इक्वल नहीं है। तो ये है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में टोटल शेप जो बनते हैं वो बनते हैं 4। तो टोटल हो गए हमारे पास 11। अब बचे हमारे पास कितने 3, तो एक बनेगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 तरह के बनेंगे, एक बनेगा सिंपल और एक बनेगा बेस सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में बनेगा बेस सेंटर्ड, पहले तो बना दूं मैं ये सिंपल क्यूब, तो ये तो बन गया सिंपल, और एक बनेगा बेस सेंटर्ड।
यहां पर आ गया, तो ये हो गया बेस सेंटर्ड। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री बट इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। अल्फा और गामा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी और बीटा इनके इक्वल नहीं होगा। और दूसरी चीज, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। यानी कि अगर मैं एंगल बना रहा हूं तो ये गामा एंगल है, ये अल्फा एंगल अगर ये है, ये अगर अल्फा एंगल है, तो ये जो बीटा एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90। ठीक है, अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री होंगे पर बीटा 90 डिग्री यहां पर नहीं होगा। और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ये किसका केस होगा, मोनोक्लिनिक। और सातवां और जो आखिरी केस बनता है उसको बोलते हैं ट्राई क्लिनिक। यहां पर केवल एक ही केस बनेगा और एक ही हमारे पास बच गया है। तो ट्राई क्लिनिक में जो हमारे पास बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये ट्राई क्लिनिक का बन गया। ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। तो ये 14 ब्रेविस लैटिस हो जाते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। अब इनमें से आपको इनके डायग्राम याद नहीं रखने हैं, आपको ये याद रखना है इनके जो एंगल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है ना। एक तो ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि 7 जो बने हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला बना है क्यूबिक, फर्स्ट बना है क्यूबिक और इसके कुल कितने टाइप है, क्यूबिक के 3 टाइप है। दूसरा जो बना है वो कौन सा बना है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के कुल कितने टाइप है, 2 टाइप है। तीसरा कौन सा बना है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के कुल कितने टाइप है, 1 टाइप है। फोर्थ कौन सा बना है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के कुल कितने टाइप है, 1 टाइप है। फिफ्थ कौन सा बना है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के सबसे ज्यादा है, कितने हैं, 4। फिर कौन सा बना है, फिफ्थ सिक्स्थ कौन सा बना है, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के कुल कितने टाइप है, 2। लास्ट लास्ट का कौन सा बना है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक के कुल कितने टाइप है, 1। तो आपको कौन कौन से इनके नाम हैं वो याद रखने पड़ेंगे, इनका जो एंगल का रिलेशन है वो याद रखना पड़ेगा, इनकी साइड्स का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा और उसके अलावा किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कितने ब्रेविस लैटिस बन रहे हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है यहां तक। तो ये इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन था जो कि हमने कवर कर लिया। वापस से इसमें कल से न्यूमेरिकल पोर्शन पे हम आ जाएंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर को। उसके अलावा कल ही हम स्टार्ट करेंगे जो क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल लैटिस। कल ही हम स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस को भी और हेक्सागोनल प्लैक्ड स्ट्रक्चर को। रेसिप्रोकल लैटिस नहीं तो कल हम बात करेंगे पहले उसकी एक्सरेज की, एक्सरे डायफ्रैक्शन की हम बात करेंगे। एक्सरे डायफ्रैक्शन के बाद लाउइज मेथड, लाउइज मेथड के बाद रेसिप्रोकल लैटिस। और आज रात को 9 बजे भी क्लास है। 9 बजे वाली क्लास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा था लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसको हम पढ़ेंगे आज की जो 9 बजे की क्लास होगी क्वांटम मैकेनिक्स की उसमें। ठीक है, तो 9 बजे मिलते हैं हम। ओके देन बाय।